मैंने अपने पति से भागकर शादी की थी, इसलिए मेरे घरवालों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मैं अपने पति के साथ एक नई कॉलोनी में रहने लगी। इसी कॉलोनी में आए नए पड़ोसी चाचा चाची से मेरी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। चाचा की पत्नी विकलांग थी। वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहती थी। उन्हें यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, तभी चाचा के घर से मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एक दिन मैं उन आवाज़ों का पता लगाने का सोचने लगी और उनके घर में चली गई। अंदर जाते ही मैंने उनके कमरे में चाचा को उनकी पत्नी पर गुस्सा करते हुए देखा। इसलिए मैंने चाचा को चाची से दूर कर दिया। चाचा बोले, तुम्हें अपनी चाची को मुझसे दूर करने का इतना ही शौक है तो अब उसकी जगह तुम्हें ही मुझे खुश करना होगा। ऐसा कहकर चाचा ने मुझे व्हील चेयर पर ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। मेरा नाम जानवी है और मेरी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन मेरे घर के बगल वाला कमरा पिछले कुछ महीनों से खाली था। हाल ही में वहाँ एक 50 वर्षीय व्यक्ति रहने आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। उनका नाम रामू है और उनकी पत्नी का नाम रीना था। रीना चाची व्हील चेयर पर थी। वो विकलांग थी। एक दिन हमारे नए पड़ोसी अपनी पत्नी के साथ हमारे घर पर आए। उस समय घर में मेरे पति भी थे। मैं मुस्कुराते हुए उन नए पड़ोसियों को घर में चाय पानी के लिए बुलाई थी। वो चाय पानी पीकर अपने घर चले गए। उसके बाद राजवीर मुझ पर नाराज़ होने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हें अनजान लोगों को घर में बुलाने की क्या ज़रूरत थी। अब वो अनजान नहीं थे, अब वो हमारे ही पड़ोसी थे। ये राजवीर को समझाना थोड़ा मुश्किल था। वो दिन भर ऑफिस में रहता था, इसलिए उसे पड़ोसियों की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। तब मैंने राजवीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन राजू चाचा ने मुझे अपने घर पर चाय पानी के लिए बुलाया। सुबह राजवीर को ऑफिस भेजकर मैं उनके घर पर चली गई। राजू चाचा किचन से चाय नाश्ता लेकर आए। तब मैं उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगी। तभी राजू चाचा ने कहा, मुझे आश्चर्य से मत देखो, मेरी पत्नी विकलांग है, इसलिए घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब मुझे इन कामों की आदत हो गई है। बातों ही बातों में राजू चाचा ने मेरी पूरी जानकारी ले ली। दरअसल मेरी शादी को अब 6 महीने हो गए थे। मैं लव मैरिज की थी, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरी शादी को स्वीकार नहीं किया था। पिछले 6 महीनों से मेरे पति मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। उस दिन मुझे पता चला कि हमारे पड़ोसियों को उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वो मुझे अपनी बेटी की तरह देख रहे थे। जैसे ही मैंने अपने माता पिता की याद की, मेरी आंखों में आंसू आ गए। पिछले 6 महीने से न मैंने उन्हें देखा था, न उनसे बात की थी। उस समय मेरी आंखों में आंसू देखकर राजू चाचा मेरे पास आकर बैठ गए। फिर उन्होंने मेरी आंखों से आंसू पोंछे और मुझे अपने गले से लगाया। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम हमें ही अपने माता पिता समझो। तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे पास मदद के लिए आ सकती हो। अगर मुश्किल के वक्त भले ही तुम ना आओ, लेकिन मैं अपनी बेटी के घर ज़रूर जाऊंगा। दामाद मुझे थोड़े अजीब लगे, लेकिन कोई बात नहीं, दामाद जी जात ऐसी ही होती है। अपनी बेटी के लिए मैं निश्चय ही निर्लज की तरह उसके घर आता जाता रहूँगा और तुम भी अपने माता पिता के घर ज़रूर आया जाया करो। राजू चाचा ने अपनी बातों से ही मुझे अपना बना लिया था। उनकी उन मीठी मीठी बातों के पीछे कोई गलत मकसद था, इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। देखते ही देखते हमारे नए पड़ोसियों को वहाँ आए कुछ ही दिन बीत गए थे। फिर एक रात मैं खाने में मिठाई बनाई थी। वो मिठाई देने के लिए मैं राजू चाचा के घर गई। जैसे ही उनके घर के दरवाजे पर पहुंची, अंदर से मुझे रीना चाची की चीख सुनाई देने लगी। मुझे चिंता होने लगी कि कहीं चाची व्हील चेयर से गिर तो नहीं गई। फिर मैं लगातार उनके घर की घंटी बजाने लगी। कुछ समय बाद चाचा ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही मैं चाची के बारे में पूछने लगी। उस समय चाचा बहुत गुस्से में थे। मैं अंदर कमरे में चाची को देखने गई तो वो मुझे बिस्तर पर मिली। चाची की आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे उनके रोने का कारण पूछा, लेकिन चाची कुछ नहीं बोल रही थी। क्या चाचा उनके साथ बुरा बर्ताव तो नहीं कर रहे थे? कमरे से बाहर आकर मैंने चाचा से पूछा कि चाची क्यों रो रही है, क्या आपने उनसे कुछ कहा है? इस पर राजू चाचा बोले, मैं उसे क्या कहूँगा, इतने साल हो गए वो मुझे पिता बनने का सुख नहीं दे सकी और अब खुद को बूढ़ी कहकर
मुझे भी खुश नहीं रख पा रही है। मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मेरी उम्र अब भी तुम जैसे युवाओं की है। मैं घर का सारा काम करता हूँ। कम से कम अपने पति को खुश रखना तो उसका काम है ना। फिर राजू चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जानवी, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बोलते बोलते वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। अचानक ही मुझे चाचा की नज़रें बदलती हुई महसूस होने लगीं। धीरे धीरे उनका हाथ मेरे हाथ से आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे राजवीर की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। चाचा के हाथ में वो मिठाई का डब्बा देकर मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। राजवीर ने मुझे राजू चाचा के घर से बाहर निकलते हुए देख लिया था, इसलिए जब मैं घर आई तो वो मुझे नाराज़ होकर देख रहा था। राजवीर जब भी मुझे तिरछी नज़र से देखता था तो मैं तुरंत जवाब देती थी, लेकिन उस दिन मैंने बात को बढ़ाया नहीं, क्योंकि वो फिर से वही कहता कि मैं पड़ोसियों के घर क्यों गई थी। उन पड़ोसियों में मुझे अपने माता पिता दिखाई देते थे। उनके बारे में जो मैं सोच रही थी वो सच में वैसा ही था। क्या वो भी मुझे अपनी बेटी मानते थे? ये तो मैंने अच्छी तरह से नहीं जाना था। अगले 4 दिनों में दोपहर के समय में बाहर पौधों को पानी दे रही थी, तभी मुझे राजू चाचा के घर से अजीब आवाज़ें आने लगीं। उस दिन भी फिर से चाची का अजीब चीखने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। चाचा 50 साल के थे, लेकिन फिर भी उनमें युवावस्था का असर कम नहीं हुआ था। उससे चाची को नुकसान हो रहा था, ये मुझे अब समझ आ रहा था। चाची में मैं अपनी माँ को देखती थी। मेरा सबसे ज़्यादा लगाव अपनी माँ से ही था, और अब वो चाची में आ गया था। मुझसे चाची की वो अजीब आवाज़ें सुनी नहीं जा रही थीं। मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैंने चाचा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस दिन चाचा मुझे बहुत गुस्से से देखने लगे। उनकी आंखें बहुत लाल हो गई थीं। मुझे चाची की सबसे ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं उनके कमरे में गई। अंदर कमरे में चाची मुझे व्हील चेयर से सरकी हुई दिखी। फिर मैं पूछने लगी, चाची ये सब क्या हो रहा है? कुछ समय पहले मुझे आपकी आवाज़ें क्यों आ रही थीं? क्या आप ठीक हैं? इस पर चाची ने कहा, जानवी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? भगवान ने मुझे इतना अपाहिज बना दिया है, लेकिन तुम्हारे चाचा अभी भी स्वस्थ हैं। इस उम्र में भी उनकी न जाने कैसी कैसी इच्छाएं होती हैं। उन्हें खुश रखना, ऐसा उन्हें हमेशा लगता है, लेकिन अब इस उम्र में कुछ चीज़ें संभव नहीं हैं। एक तो मेरी विकलांगता मुझे ठीक से चलने भी नहीं देती, तो मैं चाचा को कैसे खुश रखूं? चाचा को कौन समझाएगा? ये सब सुनने के बाद मैं चाची से बोली, मैं चाचा से बात करूंगी। इस पर उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचा को कोई भाषा समझ नहीं आती, तुम उनसे बात मत करना। उन्होंने मुझे चाचा को समझाने से मना कर दिया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और चाचा से बात करने का फैसला किया। चाचा बाहर हॉल में बैठे हुए थे। मुझे देखते ही वो किचन में पानी लेने जाने लगे। तभी मैंने कहा, चाचा मुझे पानी वगैरह नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानवी, बातें तो होती रहेंगी, तुम पहले बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। चाचा ऐसा दिखावा कर रहे थे कि वे बहुत सज्जन हैं। 50 साल की उम्र में भी वो युवावस्था का लिबास ओढ़ना चाहते थे। तब मैंने चाचा का हाथ पकड़ा और उन्हें रुकने के लिए कहा। मैंने कहा, चाचा, इस उम्र में आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे माता पिता के स्थान पर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सब बातें कर रही हूँ। अगर आपकी जगह मेरे माता पिता होते तो मैं उनसे भी यही बातें करती। कभी कभी बच्चों को भी माता पिता को समझाना पड़ता है। आज मुझे अपने माता पिता को समझाने का समय आया है। चाचा, अब जो आपकी और चाची की उम्र है वो एक दूसरे को सहारा देने की है, और ये सब क्या चल रहा है मुझे सब समझ में आ गया है। इस उम्र में आप चाची से ऐसी चीज़ों की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? तब चाचा ने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोले, मुझे बूढ़ा समझने की गलती मत करना। मैं अभी सिर्फ 50 साल का हूँ। अभी भी मुझ में एक युवा की तरह ताकत है। मैं केवल युवा नहीं हूँ, बल्कि अभी भी मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ। कमी है तो तुम्हारी चाची में है। तुम्हारी चाची मुझे खुश नहीं रख सकती, तो तुम ही उसकी जगह ले लो। ऐसा कहते हुए चाचा बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखने लगे और मेरे करीब आने लगे। मैंने उन्हें अपने आपे से दूर किया। पता नहीं चाचा के अंदर क्या समा गया था। वो मेरे साथ ना चाहने योग्य हरकतें करने लगे। जैसे तैसे मैं उनके घर से बाहर निकल गई। मैंने तय किया कि मैं चाचा से बात नहीं करूंगी। चाचा ने मेरे साथ जो अजीब व्यवहार किया है उसके बारे में मैंने राजवीर को नहीं बताया। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए।
राजवीर जब घर पर होता था तो चाचा हमारे घर नहीं आते थे, क्योंकि राजवीर थोड़ा सख्त था। उसे घर पर किसी का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी कभी मुझे लगता कि मुझे भी अपना स्वभाव राजवीर जैसा कर लेना चाहिए, ताकि राजू चाचा जैसे लोग मुझसे दूर रहें। देखते ही देखते एक पूरा हफ्ता बीत गया। अचानक एक दिन मुझे चक्कर आने लगे। चेकअप के बाद पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी ये खुशखबरी मैं चाची को भी बताना चाहती थी, लेकिन चाचा ने मेरे साथ न चाहने योग्य हरकतें करने की कोशिश की थी। इससे उन्होंने मेरे दिल में अपनी जगह खो दी थी। मैं ये खुशखबरी अपने माता पिता को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। उस दिन शाम को जब मैं बाहर बगीचे में टहल रही थी, तो मैं अपनी दोस्त के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। उससे बात करते हुए मैंने उसे अपनी खुशखबरी बताई। मैं अपनी दोस्त के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। उस वक्त हमारी बात कोई तीसरा व्यक्ति भी सुन रहा था। इस पर मेरा ध्यान नहीं था। मुझे अगले दिन पता चला कि कल मेरी बात किसी ने सुनी है। मेरी बात सुनने वाला कोई और नहीं बल्कि राजू चाचा थे। ये मुझे अगले दिन पता चला जब वो घर आए। रोज़ की तरह राजवीर के ऑफिस जाने के बाद पड़ोसी चाचा और चाची मेरे घर मिठाई लेकर आए। चाची ने कहा, तुम्हारे चाचा ने ख़ास तुम्हारे लिए स्पेशल मिठाई बनाई है। उन दोनों ने मुझे शुभकामनाएं दी। चाचा ने कहा, कल जब तुम बगीचे में टहल रही थी तब मैंने तुम्हारी फ़ोन पर की गई बात सुनी थी। चाचा मेरे साथ कैसे अजीब बर्ताव कर रहे थे ये मैंने चाची के सामने नहीं दिखाया। उन्हें अपने पति से शादी करने का बहुत पछतावा हो रहा था। अपने पति की इस उम्र की ना चाहने योग्य हरकत सुनकर चाची को बहुत बुरा लगता। इसलिए उस वक्त मैं चाची के सामने हंसकर ही बर्ताव कर रही थी। उसी दिन शाम को चाचा अकेले ही घर आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाने आया हूँ। अब इन दिनों में तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। चाचा ज़बरदस्ती मेरे किचन में जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाए। मैं उन्हें मना कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। चाय बनाना तो एक बहाना था। चाचा मुझसे माफ़ी मांगना चाहते थे। उन्होंने कहा, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। चाचा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। कुछ ही सेकंड के बाद उन्होंने मेरे साथ फिर से न चाहने योग्य हरकतें करनी शुरू कर दी। चाचा ने कहा, अब इन दिनों में पहले 4-5 महीने पति पत्नी को आपस में प्रेम की बातें नहीं करनी चाहिए। तुम अपना ख्याल रखना। अगर राजवीर ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो आधी रात को मुझे फ़ोन कर सकती हो। तुम्हारा चाचा तुम्हारे पास ही है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बातें कर रहे थे। मुझे और राजवीर को इन दिनों में जो भी जानकारी चाहिए थी वो हम अपने डॉक्टर से ले रहे थे। चाचा को मेरे साथ ऐसी अजीब बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है। मैंने उन्हें वहाँ से जाने को कहा, क्योंकि राजवीर के घर आने का समय हो गया था। रात को घर आते ही राजवीर ने कहा, कुछ दिन तुम अपने मायके से किसी को बुला लो या घर के काम के लिए कोई नौकरानी रख लो, क्योंकि मुझे कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना है। घर में तुम्हारी देखभाल के लिए कोई न कोई तो होना चाहिए। राजवीर बार बार कहता था कि घर में एक नौकरानी रख लो। मैंने उसे हाँ कह दिया था, लेकिन मैं नौकरानी रखने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगले ही दिन राजवीर अपने काम के लिए निकल गया। वो 5-6 दिनों के लिए बाहर गया था। राजवीर को बाहर गए हुए अभी एक ही दिन हुआ था। एक दिन के बाद शाम के समय चाचा खाने की थाली लेकर मेरे घर आए। मैंने उनसे कहा कि वो यहाँ से चले जाएं। तब चाचा ज़बरदस्ती घर में घुस आए। उन्होंने कहा, जानवी, तुम मेरा हक नहीं छीन सकती। तुम पर मेरा पूरा हक है। ऐसा कहकर चाचा ने मुझे गले लगाया। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसे मेरे मुंह पर लगाने की कोशिश की। तभी मैं उनके हाथ से रुमाल झटक दिया और उनसे दूर भागी। वो मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो मुझे अजीब तरीके से छूने लगे। मैं चाचा से बचने की कोशिश करने लगी। फिर चाचा ने कहा, जानवी, तुम मुझसे कितनी दूर भागोगी? मैं तुम्हारे साथ समय बिताए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे पता है कि राजवीर बाहर गया है। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोहित कर लिया है। तुम हमेशा अपनी चाची को मुझसे बचाने के लिए घर आती थी ना। आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अगर तुम मुझे खुशी देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चाचा की बातें सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी।
मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं जितना चाचा से दूर भागने की कोशिश कर रही थी, वो उतनी ही ताकत से मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। आखिरकार चाचा ने साथ लाया हुआ रुमाल मेरे चेहरे पर लगा दिया। उसके बाद मुझे नींद सी आने लगी। जब मैं जागी तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। चाचा ने मेरे साथ ज़रूर कुछ बुरा किया था, वो मुझे समझ में आया था। तब मैं राजवीर को पुकारने लगी। अस्पताल के कमरे में राजवीर की जगह उसका एक दोस्त आया था। उसने कहा, भाभी आप बिल्कुल मत घबराइए, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैंने कहा, राजू चाचा ने मेरे साथ, ऐसा कहकर मैं रोने लगी। मेरी बात सुनकर राजवीर के दोस्त ने कहा, वो नालायक आदमी आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय पर आकर मैंने आपको उससे बचा लिया। कुछ ही देर में राजवीर यहाँ पहुँच जाएगा। कुछ समय बाद राजवीर अस्पताल में पहुँच गया। मुझे देखते ही उसने मुझे गले लगा लिया। फिर राजवीर ने कहा, जानवी, अगर मैंने घर में खुफिया कैमरे नहीं लगाए होते तो मैं अपनी पत्नी और अपनी संपत्ति दोनों को खो देता। खुफिया कैमरे, मैंने सवालिया नज़रों से अपने पति से पूछा। इस पर राजवीर ने कहा, बाहर जाने से पहले मैंने घर में कई जगह पर खुफिया कैमरे लगाए थे, क्योंकि मुझे तुम्हारे उस सगे पड़ोसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कुछ महीनों से तुम अपने माता पिता से दूर थी, इसलिए तुम्हें उन पड़ोसियों में अपने माता पिता नजर आने लगे थे। उनके मन में क्या षड्यंत्र चल रहा था, इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं था। मैंने कई बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती थी। मैं भी तुम्हारे सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए आखिरकार मैंने घर में खुफिया कैमरे लगाए। जिस समय वो नालायक आदमी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, वो सारा दृश्य मैंने अपने लैपटॉप पर देखा था। ये देखते ही मैंने तुरंत अपने दोस्त को घर भेजा। आकाश के पास मैंने अपने घर की दूसरी चाबी दी थी। समय पर आकर आकाश ने तुम्हें उस दरिंदे से बचाया था। वो राजू और रीना दोनों ही धोखेबाज हैं। रीना अपाहिज नहीं हैं, वो दोनों ही पति पत्नी चोर हैं। तुम उनकी मीठी मीठी बातों में फंस गईं। मैंने उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया है। वो दोनों ही चोर चोरी करने के कामों में माहिर हैं, इसलिए वो सब कुछ बड़ी सफाई से कर रहे थे। तुम उनकी मीठी मीठी बातों में फंस गई थीं। मेरे पति की समझदारी से उस दिन मेरी इज्जत भी बची और हमारी संपत्ति भी। चोरी करने के इरादे से वो दोनों पति पत्नी मेरे घर आए थे। उन्हें जेल में ही होना चाहिए था। निर्देश, ये सही है कि इंसान के पास भावनाएं होती हैं। भावनाओं में बहकर किसी को अपने घर की सारी बातें बता देना या फिर उन पर हद से ज़्यादा भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आपके घर के पास कभी भी कोई नया पड़ोसी आए तो उससे जल्दबाजी में कभी भी जान पहचान ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे मौसा जी 55 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर थे। वो थे तो 55 साल के, लेकिन अभी भी वो नौजवानों की तरह ही तंदुरुस्त दिखते थे। वो मौसी से बेहद प्यार करते थे और मौसी को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो मौसी के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। फिर मैंने देखा कि मौसी कमरे से निकलने के बाद लंगड़ा कर चल रही है। मुझे तो मौसी की ऐसी हालत देखकर बहुत हैरानी होती थी। मैं सोचती थी कि मौसा जी ऐसा क्या करते हैं जो मौसी जी इस तरह लंगड़ा कर चल रही हैं। एक दिन मौसी की तबीयत ख़राब हो गई तो मौसी ने कहा कि बहू, तुम अपने मौसा जी को दूध दे आना। थोड़ी देर बाद जब मौसी सो गई तो मैं मौसी की तरह ही अपना हुलिया बनाकर मौसा जी को दूध देने चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मौसी समझकर पूरी रात मुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। मेरा नाम संजना है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ और अभी मैं 22 साल की हूँ। हम अपने माँ बाप की 2 ही संतान थे, मैं और मेरा बड़ा भाई विजय। हम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश थे। मेरे भाई की शादी 1 साल पहले हुई थी। जब से घर में मेरी भाभी आई थी तब से मेरे मम्मी पापा भी खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी और मेरे भाई और भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास के शहर में एक ऑफिस में काम करते थे।
वो जब भी ऑफिस से आते तो हम सबके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आते। ये सब देखकर मैं बहुत खुश होती थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मेरे मम्मी पापा को भी भाई पर बहुत गर्व था, क्योंकि भाई मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक अच्छा सा लड़का मेरे पापा को मालूम हुआ। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़के का नाम राजीव है, लेकिन उसके माता पिता नहीं हैं। उसे उसके मौसा और मौसी ने अपने बेटे की तरह पाला है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। जैसे ही मैंने शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने सजने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मेरे अंदर एक लड़का और लड़की के बीच की भावनाएं काफ़ी अच्छे से समझ आती थीं। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मेरे पापा ने झटपट से मेरी शादी तय कर दी और 1 महीने में ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति के मौसा मौसी भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। सारी रस्में ख़त्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं अपनी सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था, क्योंकि सुहाग रात का तो मैंने बहुत नाम सुना था। यह शादी का एक यादगार दिन होता है। मैं यही सब सोचकर घबरा रही थी। थोड़ी ही देर में मेरा पति राजीव मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। वो कहने लगे कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारा जैसा जीवन साथी मुझे मिला है। पता है संजना, जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से मुझे मेरे मौसा और मौसी ने ही पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। फिर मैंने कहा कि आपके मौसा और मौसी जी की कोई अपनी औलाद नहीं है क्या? तब मेरे पति राजीव कहने लगे कि मेरी मौसी को बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन जब मौसा जी मौसी का बहुत इलाज करवाए तब कई साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो मौसी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मौसा फ़ौरन मौसी जी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो मौसी को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक्त तो मौसा जी को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कह दिया कि मौसी को किसी भी तरह से बचा लें। उस वक्त मौसी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। इस सदमे से मेरी मौसी और मौसा काफ़ी दिनों तक नहीं निकल पाए थे। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दे रहे हैं। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं अपने मौसा मौसी का एहसान कभी नहीं भुला सकता। इतना कहते कहते मेरे पति राजीव की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि आप इतना परेशान मत हो, मैं भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। उस वक्त उनकी इस सब बातों से ज़्यादा मुझे अपने जज्बातों का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब इन्हीं सब बातों में रात गुजारनी है क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहते ही वो मुझे अपनी बाहों में भरने लगे और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर में राजीव मुझसे दूर हो गए। वो 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाए। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए थे, लेकिन मेरे उन सब सपने और अरमानों पर पानी फिर गया था। राजीव मुझे वो संतुष्टि नहीं दे पाए जो एक पत्नी को अपने पति से होनी चाहिए। राजीव फौरन ही गहरी नींद में चले गए, लेकिन मैं एक मायूसी लिए बिस्तर पर करवटें बदलती रही, इसी कश्मकश में कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो मौसा जी घर में ही कसरत कर रहे थे। मैं ये देखकर हैरान थी कि मौसा जी 55 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी।
थोड़ी ही देर में मैं चाय बनाकर मौसा जी को देने चली गई। मौसा जी कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी मौसी कहाँ हैं? वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा, वो अंदर ही हैं और कुछ काम कर रही हैं। मैं जब गौर करने लगी थी कि मौसी जहाँ कहीं भी होती थी, मौसा जी वहीं पर पहुँच जाते थे और मौसी के साथ अजीब सी हरकतें करने लगते थे। मौसी कहती, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आ गई है, अगर वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? मौसा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी, हर पति अपनी पत्नी के साथ ये सब करता है, राजीव भी यही सब करता होगा। मौसा मौसी की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि काश राजीव भी ऐसा होता। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी तो मौसा जी के कमरे से मौसी की अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में मैंने ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर मुझे अपने जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहां से अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी राजीव को उकसाने लगी, लेकिन वो इतना गहरी नींद में था कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। किसी तरह मैं बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे। उनकी छुट्टियां अब ख़त्म हो गई थीं। दरअसल मेरे पति राजीव शहर में ही रहकर अपनी नौकरी करते थे। वो घर पर महीने के आखिर में ही आते थे। मैं किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी और थोड़ी देर के बाद वो नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे रात वाला मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैं ये सोचने लगी कि मौसी कितनी खुशकिस्मत है जो अभी तक मौसा जी इस कदर प्यार करते हैं, और एक मेरा पति है जिसके प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है। वो मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। मौसी जब भी उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि कब ये दर्द मेरी जान छोड़ेगा। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेत में काम करता है, फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ता। पता नहीं कब ये थकता भी है या नहीं। वो हमेशा ही अपनी कमर को पकड़कर कहती रहती कि ये कमर का दर्द कब ठीक होगा। मौसी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर मौसा जी ऐसा क्या करते हैं जो मौसी ऐसी बातें करती है। अगली रात फिर से मौसी के कमरे से वही आवाज़ आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और उसी खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांकने लगी। फिर से वही मंजर मेरी आंखों के सामने था जिसे देखकर मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैंने अपने कदम पीछे कर लिए और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं ये सोचने लगी कि कहीं ये बात मौसा जी को पता न चल जाए। अगर उनको पता चल गया कि उनको बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर मैं कई दिनों तक वो सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन मौसी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो अपना सर पकड़कर यही कह रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को मौसी ने मुझसे कहा कि बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मौसा को इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम उनको दूध दिया ना। इतना सुनना था कि वो वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मौसी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर मौसा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त मौसा जी के कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। मैंने अपना दुपट्टा सर पर रखकर घूंघट की तरह आगे गिरा लिया, क्योंकि मौसी भी ऐसे ही घूंघट डाले रखती थी। उस वक्त मैंने बिल्कुल ही मौसी की तरह अपना हुलिया बना दिया था और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैंने झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नज़र न आए कि मैं हूँ। फिर वो मेरे साथ ऐसी हरकतें करने लगे जैसे मौसी के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू न कर सकी और वो सब होने लगा।
जब मौसा जी सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली आई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि मौसी की हालत ऐसी क्यों रहती है। इसका अंदाज़ा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद की आगोश में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाली खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मौसी को अभी भी तेज़ बुखार है। मैं उनके माथे पर कपड़े भिगोकर रखने लगी। तभी मौसा जी भी वहाँ आ गए। वो पूछने लगे कि बहू अब मौसी की तबीयत कैसी है। मैंने कहा अब कुछ ठीक है, बुखार भी थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मौसा जी मुझे गौर से देख रहे थे। इससे पहले तो वो कभी इस तरह नहीं देखते थे। मैं सोचने लगी कि कहीं रात वाली बात इनको पता ना चल गई हो कि मौसी की जगह मैं थी। ये सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कहीं ये बात मौसा जी को पता न चल जाए तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो मौसी ने फिर से कहा कि बहू जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे मौसा के कमरे में नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए तुम मौसा को दूध दे आना, नहीं तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मौसी की ये बात सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह से खुश हो गई थी। मैं सोचने लगी कि क्यों ना आज फिर से वही मज़ा लिया जाए। देर रात जब मौसी सो गई तो मैं दूध का गिलास लेकर मौसा जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो। मौसा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ अब कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन मौसा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि कल रात को भी मौसी की जगह तुम थी। फिर मैंने मौसा जी से कहा कि अगर आपको मालूम था तो फिर आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। मौसा जी कहने लगे कि बहू मुझे पता है कि राजीव से तुम खुश नहीं हो। तुम भले ही ये बात मुझे मत बताओ लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ़ को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। देखो बहू तुम इन सब बातों की बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तो तुम माँ कैसे बनोगी। मौसा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था कि कहीं ये बात राजीव को और मौसी जी को पता न चल जाए तो मेरा क्या हाल होगा। उस वक्त तो मैंने उन सब बातों को अलग कर दिया और मौसा जी के साथ अपनी खुशियाँ बांटने लगी। उस रात भी जब मौसा जी सो गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो ये रोज़ रोज़ होने लगा। मैं भी काफ़ी खुश रहने लगी थी। मौसा जी भी जैसे हर रात को मेरा इंतज़ार करने लगे थे। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन अचानक मेरे पति राजीव घर आ गए। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे पति राजीव भी अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि राजीव अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। फिर वो गहरी नींद में सो गए। इस कदर उनको सोया हुआ देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी और फिर सोचने लगी कि मौसा जी के पास ही चली जाऊं। लेकिन राजीव थे जिसकी वजह से मैंने किसी तरह अपने आप को समझाकर सो गई। सुबह हुई तो राजीव बोले कि मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूं और अब मैं 3 दिन के बाद ही वापस आऊँगा। ये बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और फिर से रात का वो मंज़र उसी के बारे में सोचने लगी। उस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई। जब मौसी सो गई तो मैं मौसा जी के कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि मौसा जी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वो शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और खुश भी बहुत ज़्यादा थी। मौसा जी के साथ बिताए गए पल मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक थे। लेकिन इसी खुशी के साथ एक बात भी मेरे दिल में थी कि अगर ये राज खुल गया तो क्या होगा। ये सब सोचते सोचते मैं अपने कमरे में वापस आ गई और नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मौसी की तबीयत थोड़ी और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मैंने उनकी देखभाल शुरू की और मौसा जी भी परेशान दिख रहे थे। मौसी की तबीयत के चलते मैंने मौसा जी से कुछ दूरी बना ली थी ताकि किसी को शक ना हो। मौसा जी भी इस बात को समझते थे।
और उन्होंने भी इस दौरान कुछ नहीं कहा। मौसी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक मौसी ने मुझसे कहा, बहू, मैं जानती हूँ कि मेरे और तुम्हारे मौसा जी के बीच जो कुछ भी हो रहा था उसे तुमने देख लिया है। मुझे तुम पर शक था, इसलिए मैंने कई बार तुम्हें आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मौसी की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मौसी ने मुझे बिठाया और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि राजीव तुम्हें खुश नहीं रख पाता और तुम अंदर ही अंदर घुटती रहती हो। मैंने देखा है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तब आती है जब तुम अपने मौसा जी के साथ होती हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा जीवन दुख में कटे, इसलिए मैंने ये सब होने दिया जो तुम्हारे और तुम्हारे मौसा जी के बीच हो रहा था। मौसी की बातें सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, मौसी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मौसी ने मुझे गले लगाकर कहा कि नहीं बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हर किसी को खुशी पाने का हक है। तुमने तो मेरे दुख बांटे हैं, तुम खुश रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। उस दिन के बाद से मेरी और मौसी की बातों में एक नई समझ आ गई थी। मौसा जी भी अब हमारे रिश्ते को लेकर सहज हो गए थे, लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी और समझ के साथ राजीव को कभी भी इस बात की भनक नहीं लगी और हमारा जीवन इसी तरह चलता रहा। कई महीने बीत गए, मौसी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई और राजीव का भी तबादला शहर में ही हो गया। अब वो घर पर ज़्यादा समय बिताने लगे। हमारे जीवन में एक संतुलन और स्थिरता आ गई थी। मैं भी अपने जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव करने लगी थी। मौसा जी और मेरा रिश्ता अब भी वही था, लेकिन एक समझदारी और गहराई के साथ हमने अपने जीवन के उस पहलू को स्वीकार कर लिया था और आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। हमारे जीवन में अब कोई छुपाव या डर नहीं था, सिर्फ एक गुप्त समझ और संतुष्टि थी। और इस तरह मैंने अपने जीवन में उस खुशी और संतुष्टि को पा लिया था जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जवानी की दहलीज पर अभी ताज़ा कदम रखा था उसने। उसे क्या मालूम था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। वो गरीब थी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। गरीबी के चलते वो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी करती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। शहर से दूर बस रही कॉलोनी में एक शानदार कोठी बन रही थी। मिक्सर मशीन की तेज आवाज़ के बीच में मजदूर काम में लगे हुए थे। उनमें से जवान और अधेड़ उम्र के आदमी और औरतें थीं। उनमें से जवानी की दहलीज पर खड़ी एक लड़की भी थी। वो सर पर ईंट ढोने का काम कर रही थी। तराई भी हो रही थी, इसलिए उसके गीले बदन से जवानी झांक रही थी। बनते हुए मकान के सामने ठेकेदार खड़ा होकर उस जवान लड़की की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कह रहा था, जल्दी जल्दी काम करो। ठेकेदार के पास ही मकान मालिक खड़ा हुआ था, जो बहुत बड़ा अफसर था। ठेकेदार को उम्मीद थी कि साहब उसे दूसरे कामों के ठेके भी दिलवाएगा, इसलिए उन्हें खुश करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता था। ठेकेदार ने मकान मालिक की तरफ देखा तो उसको जवान मजदूर लड़की की तरफ देखते हुए पाया। मकान मालिक ने सबको सुनाकर जोर से कहा, मकान की तराई अच्छी तरह से करना, तभी मकान मजबूत होगा। ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें साहब, इस काम में मैं अच्छी लड़की को लगाऊंगा। ठेकेदार ने काम की देखभाल करने वाले सुपरवाइजर को इशारे से अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सुपरवाइजर ने सहमति से सर हिलाया। उसने जाकर ईंट ढोती हुई लड़की को कहा, आज से मकान की तराई का काम तू करेगी। ये सुनकर वो मजदूर लड़की खुश हो गई, क्योंकि तराई का काम सबसे हल्का होता है। उसने तुरंत ईंटों का तसला नीचे रखकर पानी का पाइप उस मजदूर लड़के से लेकर दीवार के प्लास्टर पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। मकान मालिक ने 500 का नोट निकालकर सुपरवाइजर को दिया और मजदूरों को नाश्ता कराने को कहा। वो तराई करने वाली लड़की का ध्यान रखने को कहकर उस लड़की को देखने लगा। किसी भी मजदूर लड़की को फंसाने का ये एक अच्छा तरीका था।
कि उसे हल्का काम देकर खासकर मकान में तराई का काम दिया जाता था। ये एक जाल होता था जिसमें जवान मजदूर लड़की के फंसने की उम्मीद ज्यादा होती थी। मिक्सर मशीन में सीमेंट, रेत, पानी और वाटरप्रूफ केमिकल की मिक्सिंग के साथ कितनी गरीब मजदूर लड़कियों की इज्जत भी मिक्स हो जाती थी और ये आलीशान मकानों में रहने वालों को पता भी नहीं चलता होगा। दुनियादारी को कुछ समझने और कुछ ना समझने वाली लड़की खुशी खुशी तराई का काम कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि ठेकेदार और मकान मालिक उस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। उस मजदूर लड़की को रोजाना चाय नाश्ते की खास सुविधा और काम के बीच में बैठकर आराम करने की छूट मिली हुई थी। और काम भी क्या था, पानी का पाइप पकड़कर दीवारों और फर्श पर दिन में 3 बार पानी से तराई करना। ठेकेदार और मकान मालिक को कोई जल्दी नहीं थी। वो जानते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। 1 हफ्ते बाद मकान मालिक ने 2 मंजिला बनते मकान के किसी सूने कमरे में तराई करती उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुमको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगा। लड़की चौंकते हुए डरकर पीछे हट गई। उसने मकान मालिक की आंखों में ऐसा कुछ देखा जो उसे ठीक नहीं लगा। पानी में भीगा उसका बदन ठंड और डर से कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पानी का पाइप उसके हाथ से छूटकर फर्श पर बह रहा था। उसने कमरे से निकलने की कोशिश की, पर दरवाजे के उस कमरे में निकलने के रास्ते पर मकान मालिक खड़ा था। मकान मालिक पुराना खिलाड़ी था। उसने लड़की से कहा, कुछ नहीं, तू अपना काम कर। कहते हुए वो बाहर निकलकर ठेकेदार के पास आ गया। ठेकेदार ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा, पर उसने असहमति से गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उसके बाद शाम तक उस लड़की से किसी ने कुछ नहीं कहा। हफ्ते का आखिरी दिन शनिवार था। उस दिन सभी मजदूरों को मजदूरी का पैसा मिलता था। सुपरवाइजर ने सभी मजदूरों को उनकी हाजिरी के हिसाब से रजिस्टर पर दस्तखत कराकर या अंगूठा लगवाकर पैसा दे दिया। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। सोमवार को सभी मजदूर काम पर आ गए थे। वो लड़की भी डरी डरी सी काम पर आई थी। काम शुरू होते ही रोज की तरह उसने पानी का पाइप पकड़कर जैसे ही तराई शुरू की, सुपरवाइजर ने उसे मना करके ईंट ढोने और दूसरे भारी कामों पर लगा दिया। अब उस लड़की को भारी काम देने और बात बात पर डांटने का सिलसिला शुरू हो गया। काम से निकालने की धमकी भी ठेकेदार द्वारा दी जाने लगी थी। जवान मजदूर लड़की परेशान होने लगी थी, क्योंकि इतने दिन उसने तराई करने का काम किया था। उसे ईंट ढोने जैसा भारी काम करना अब अच्छा नहीं लग रहा था। खाने की छुट्टी के दौरान उसने अधेड़ उम्र की पुरानी मजदूर, जिसे सब मौसी कहते थे, उससे जाकर अपनी समस्या बताई और ठेकेदार से सिफारिश करने को कहा कि उसे फिर से तराई का काम मिल जाए। उस अधेड़ मजदूर की बात ठेकेदार मानता था। वो कई सालों से उसके साथ काम कर रही थी और काम करने में भी बहुत तेज थी। उसने लड़की से कहा, मैं ठेकेदार से बात करूंगी। दिन भर काम करने के बाद घर जाकर वो लड़की थककर चूर हो गई थी। वैसे भी उसने भारी काम कई दिनों बाद किया था। बीच में उसे कमर सीधी करने का मौका भी नहीं मिला था, पर उसे भरोसा था कि मौसी अगर कहेगी तो उसे तराई का काम फिर से मिल जाएगा। इसी तरह काम करते हुए 5-6 दिन हो गए थे। भारी काम करते करते लड़की परेशान हो गई थी। बीच में चाय नाश्ते और आराम की सुविधा भी खत्म हो गई थी। ठेकेदार और मकान मालिक में गजब का सब्र था और अपने आप पर यकीन था कि दूसरा तरीका कामयाबी दिलाएगा। शनिवार को मजदूरों का पैसा बंटने का दिन आ गया था। सुपरवाइजर ने रजिस्टर पर अंगूठा लगवाकर रुपये उसके हाथ पर रखते हुए कहा, तुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार नाराज हो रहे हैं कि इस लड़की को हटाकर दूसरी लड़की को काम पर लगा दो। मैंने अभी तो उन्हें मना लिया है, पर आगे से काम ठीक से करना। काम ठीक से करने के बावजूद काम से हटाने की धमकी से उस लड़की को कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था।
गरीबी और बेरोजगारी से भूखे रहने की नौबत आ सकती थी। इसलिए उसने मौसी से एक बार और उसके घर जाकर मिलने का सोचा। रात को खाना खाकर वो सीधा पास की झुग्गी बस्ती में रहने वाली मौसी के घर गई और जाकर उनसे कहा कि ठेकेदार ने काम से निकालने की धमकी दी है। मौसी ने पूरी बात सुनकर उसे दुनियादारी की बातें समझाते हुए कहा, देख बेटी, हम गरीब मजदूर हैं, हमारे साथ तो ऐसा होता ही है, मेरे साथ भी हो चुका है। ये ठेकेदार नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा, या साहब नहीं होगा तो कोई दूसरा साहब होगा। तेरी किस्मत और हिम्मत हो तो अपने आप को बचा ले, या काम से बचना है तो जो वो चाहते हैं कर दे। मौसी ने अपने ब्लाउज से 1,000 का नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, ये ठेकेदार ने दिया है और कहा है कि तू चिंता मत कर, वो तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। 1,000 का नोट जोर से पकड़कर वो लड़की चुपचाप अपने घर आ गई। उसे देर तक नींद नहीं आई। ठेकेदार द्वारा आराम का काम देने और मकान मालिक द्वारा रोज स्वादिष्ट नाश्ता कराने की याद में उसके मुंह में पानी आ गया था। वो सोचने लगी कि किस तरह ज्यादा मेहनत करने से रात को उसका बदन थककर चूर हो जाता है। उसने अपने आप से कहा कि इतनी मेहनत का काम मैं कैसे और कब तक करूंगी। फिर उसे मौसी की बात याद आ गई कि उसके साथ भी ऐसा हो चुका है जब वो जवान थी। कुछ देर सोचने के बाद वो सो गई। दूसरे दिन रविवार था। आज वो निश्चिंत और बेफिक्र थी। मौसी भी उससे मिलने आई थी। उसने उनसे खूब हंस हंस कर बातें की। मौसी समझ गई कि उनका काम हो गया है। उन्होंने शाम को ही ठेकेदार को खबर कर दी कि लड़की ने 1,000 रुपये ले लिए हैं। दूसरे दिन सोमवार को वो लड़की नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार होकर काम करने निकली। साइट पर सब उसे देखने लगे। सुपरवाइजर ने भी हल्की मुस्कान से उसे देखा, क्योंकि साहब लोगों के बाद बची हुई मलाई पर उसे भी मुंह मारने का मौका मिलने की उम्मीद थी। मौसी ने ठेकेदार को जो बताया था, उससे उसे लग रहा था कि बड़े साहब आज खुश हो जाएंगे। वो उनका ही इंतजार कर रहा था। साहब दफ्तर से बीच में कोठी का काम देखने आने ही वाले थे। सुपरवाइजर ने उस लड़की को ऊपर के कमरों में, जिनका प्लास्टर हो गया था, तराई करने को कहा। वो ऊपर जाकर पाइप उठाकर तराई का काम करने लगी। बालकनी से उसने साहब को कार से उतरते हुए देखा। ठेकेदार तेजी से उसके पास आ गया और ऊपर देखते हुए वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। काम की रफ्तार बढ़ गई थी। मिक्सर मशीन का शोर भी तेज था। लड़की भी दीवारों पर पानी की तराई कर रही थी। थोड़ी देर बाद ठेकेदार उसी कमरे में आ गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, चल जरा स्टोर रूम में एक काम है। लड़की ने मजबूत आवाज में कहा, मैं जानती हूँ कि क्या काम है, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगी। उसने तुरंत पानी का पाइप नीचे पटका और साड़ी के पल्लू से 1,000 का नोट निकालकर उसे वापस करते हुए कहा, ठेकेदार साहब, काम जितना मर्जी करा लो, आज से मैं तराई का काम नहीं करूँगी। तुम कहोगे तो 2 मजदूरों के बराबर काम करूँगी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। इतना कहकर वो नीचे उतरकर सुपरवाइजर से कहने लगी, मैं तराई का काम नहीं, ईंटें ढोने का काम करूंगी। इतना कहकर उस लड़की ने तसले में ईंटें भरनी शुरू कर दी और अपनी इज्जत बचा ली। सलाम है उस गरीब मजदूर लड़की के लिए जिसने पैसों की जगह अपनी इज्जत को तरजीह दी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।